अख्तर, देश में महंगाई की वजह से दिन ब दिन जो घर का बजट बिगड़ रहा है, उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार सर। इनसे हम जानेंगे कि देश की जो स्थिति है, उस पर अर्थव्यवस्था का जो असर दिखाई दे रहा है, उस पर वो इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं इसे वैश्विक कारण और के ज़रिए ज़िम्मेदार बताने की कोशिश कर रही है। तो सर, सबसे पहले आपका पल-पल न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि महँगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। उसी के साथ-साथ घर में लोगों का बजट बिगड़ा है और अर्थव्यवस्था की बात करें तो उस पर भी साफ असर दिखाई देता है। आपको क्या लगता है, जो सरकार कह रही है कि क्या सिर्फ ये वैश्विक कारण की वजह से आए दिन चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर लोगों के घर के बजट अब बिगड़ने लगे हैं? नहीं, देखिए, ये जो महंगाई है इसको हम दो तरह से नापते हैं। एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए ज़्यादा सही माना जाता है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मतलब जो कंज्यूमर अपना सामान खरीदता है बाज़ार में, उससे लिंक्ड होता है। तो हमारे यहाँ जो महंगाई की अभी दर चल रही है, वो तो आप समझिए कि 11 महीने से जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 10% से ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो अभी बढ़ा है, अभी ज़रूर और ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन वो पहले से भी बढ़ रहा था। और उसी तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो भी मतलब जो इस युद्ध के शुरू होने के पहले से ही ऊंचे के लेवल पे आ रहा था, 6% के आसपास आ रहा था। जो आरबीआई मानता है कि 6% एक ऐसा वो है जो लेवल जो कि नहीं होना चाहिए और उसमें सुधार करने की ज़रूरत पड़ जाती है। वजह उसकी है कि हमारे देश में 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और सिर्फ 6% लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो असंगठित क्षेत्र का मतलब है कि आपके पास ट्रेड यूनियन नहीं है, आप संगठित नहीं हैं। जब दाम बढ़ेंगे तो आप तनख्वाह ज़्यादा मांगने के उसमें आप नहीं है सिचुएशन में। तो जैसे जैसे दाम बढ़ता है तो आपकी जेब पे डाका पड़ जाता है। जो चीज़ आप पहले 100 रुपये की खरीद रहे थे, वो अब आपको 106 रुपये का होगा। तो यानी कि आपके जो जेब पे एक तरह से डाका पड़ता है। तो जैसे दाम बढ़ते हैं तो असंगठित क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। उनकी वैसे ही परचेजिंग पावर कम होती है, क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र में जो कम कमाने वाले लोग होते हैं वही होते हैं, और फिर वहीं पे महंगाई की भी ज़्यादा असर पड़ता है। तो इससे हमारे अर्थव्यवस्था में परेशानी आ जाती है कि डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम होती है तो उससे फिर उत्पादन में असर पड़ता है, क्योंकि उत्पादन आप तभी करेंगे जब डिमांड होगी। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो उत्पादन आप कम करेंगे, तो आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ गिर जाएगा। तो जब रेट ऑफ ग्रोथ गिर जाता है तो उससे बेरोजगारी बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ जहाँ डिमांड कम होती है वहाँ फिर आप कम लोगों को जो नौकरी देते हैं, कम लोगों को काम मिलता है। तो तरह तरह से हमारा असंगठित क्षेत्र बहुत बुरी तरह से पिट रहा है। पैंडेमिक के दौरान पिटा, उसके पहले जीएसटी से पिटा, उसके पहले जो नोटबंदी से पिटा। तो पिछले 5-6 साल से गिरावट है। और इसीलिए आप देखें तो अभी प्राइस का सर्वे आया था बजट के समय में, जब हमारा फरवरी 1 को बजट आया था तो उस समय आया था, उसने दिखाया कि 60% लोग जो नीचे का तबका है उनकी आमदनी पिछले 5 साल में गिर गई है, और जो टॉप का 20% है उसकी आमदनी बढ़ गई है। तो यानी कि ये जो बेरोजगारी भी बढ़ी है, लोगों की आमदनी भी कम हुई है, और जो असमानता है वो बढ़ गई। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। उसका असर फिर दोबारा जो है अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो उससे एक विशस साइकिल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो एक विशस साइकिल क्रिएट हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में परेशानी और बढ़ जाती है। अब जैसे युद्ध की बात हुई, तो युद्ध के दौरान चूंकि जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया है, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन से वो सप्लाई होता था, रूस बहुत बड़ा सप्लायर है, वहाँ पे डिस्टर्ब हुई है सिचुएशन, और स्पेकुलेशन बढ़ गया। ऑयल कंपनीज में स्पेकुलेशन ज़्यादा किया तो ऑयल के दाम बढ़ गए। तो उससे फिर सरकार ने और दाम बढ़ा दिए, जो पेट्रोल डीजल के हैं उनके दाम बढ़ा दिए। फिर वहाँ से खाद्यान्न पदार्थ, गेहूँ वगैरह बहुत तिलहन निकलता था वहाँ से, सनफ्लावर ऑयल, उसमें शॉर्टेज हो गई क्योंकि वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। फिर सैंक्शंस के चलते हुए बहुत सारी चीज़ों का सप्लाई बॉटलनेक हो गया। तो इसके चलते हुए इंटरनेशनल प्राइसेस भी अब बढ़ने लगे हैं, और क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने लगे तो उससे हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर होने लगा।
जब रुपया कमज़ोर होता है तो जितनी भी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं उनके दाम हमारे देश में बढ़ जाते हैं, तो उससे इन्फ्लेशन और तेज़ हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे अंदरूनी कारण हैं और फिर बाहर के कारण युद्ध के बाद, पर लेकिन उससे पहले ही हमारा जो महंगाई दर थी वो तेज़ हो गई थी। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि सरकार इनडायरेक्ट टैक्स बहुत इकट्ठा करती है। जैसे कि हमारा पेट्रोल है, डीजल है, उस पे मतलब आधा जो टैक्स होता है और आधा उसका जो लागत होती है। तो जो टैक्स है वो बहुत बढ़ा दिया सरकार ने, टैक्स अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो जो अगर सरकार चाहती तो अभी दाम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपना टैक्स कम कर देती। वजह ये है कि हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, सरकार कह रही है हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा जा रहा है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी बहुत अच्छा जा रहा है। तो जब वो टैक्स ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं तो यहाँ पे जो सरकार अपना जैसे 40 रुपए का अगर टैक्स लगता था डीजल पेट्रोल पे तो उसको घटा के 20 रुपए कर देती, तो 20 रुपए ज़्यादा तो ये दाम नहीं बढ़ते हमारे, और उससे फिर हमारा इन्फ्लेशन कम हो जाता। तो ये सरकार के हाथ में है कि वो अगर कम करना चाहे तो कम कर सकती है इन्फ्लेशन को। सर, इसी के साथ सवाल लगातार ये भी दिमाग में आता है कि देश में मृदा मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो उसके आंकड़ों को देखते हुए जो वास्तविक स्थिति है वो देश की किस तरह से दर्शाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे आपने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, लेकिन महंगाई की वास्तविक जो स्थिति है इन्फ्लेशन को देखते हुए आप उसे उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसा है कि हमारा जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो सही इन्फ्लेशन नहीं दिखाते हैं। उसके पीछे वजह ये है कि हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें सर्विसेज नहीं आते, और सर्विसेज आज 55% जो हमारा जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा हो गया है। तो जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, टेलीफोन है, ये सारी चीज़ों के जो दाम बढ़ते हैं वो हमारे होलसेल प्राइस इंडेक्स में नहीं आते हैं। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वहाँ पे उनका जो वेट होता है वो सिर्फ 30% होता है, तो यानी कि वहाँ पे भी पूरा सर्विसेज सेक्टर नहीं आता है। अब जैसे कि पैंडेमिक के दौरान शिक्षा पे खर्च परिवारों का बढ़ गया, क्योंकि उनको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ी, उनको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ी, उनको जो है लैपटॉप की ज़रूरत पड़ी, कैमरा की ज़रूरत पड़ी, तो ये जो खर्चे उनके एक्स्ट्रा हुए ये नहीं आते हैं उसमें। फिर उसी तरह जैसे हेल्थ का खर्चा बढ़ गया, मेडिसिन है वो नहीं मिल रही थी, ब्लैक में मिल रही थी, आपका एम्बुलेंस ब्लैक में जा रहा था, आपका ऑक्सीजन ब्लैक में जा रहा था। तरह तरह से हेल्थ के खर्चे बहुत बढ़ गए लोगों के परिवारों के ऊपर। नॉर्मल कोर्स में ही बढ़ गया, फिर ब्लैक भी हुआ। तो ये खर्चे जो उसमें जो हमारे महंगाई के दर में नहीं आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा जो सर्विसेज सेक्टर है वो हमारे जो महंगाई के उसमें नहीं आता है। तो उसकी वजह से जो हमारा जो इंडेक्स है जो सरकार देती है वो पूरी जो महंगाई जो आम आदमी को जो लग रही है वो नहीं दर्शा रही है। तो सरकार कह रही है कि 6% ही दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी को लग रहा है कि उससे कहीं ज़्यादा दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब वो सब्जी फल वगैरह खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे दाम बढ़े हैं, जब तेल खरीदने जाते हैं तो वहाँ दाम बढ़े हैं, दाल हैं वो भी दाम बढ़ गए। तो सब तरह के दाम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें दाम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो आम आदमी है वो परेशान है कि उसको हर तरह से परेशानी है। किसानी में भी परेशानी है, हालांकि जब खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो किसानी को फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन किसानी को ये नुकसान है कि उसका जो लागत है, जो प्रोडक्शन में लागत है वो बढ़ गया है, क्योंकि उसका डीजल महंगा हो गया, उसका जो पेस्टिसाइड महंगा हो गया, फर्टिलाइज़र महंगा हो गया, तो उसकी लागत बढ़ गई। तो उसको जब उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जो उसको होना चाहिए था। और फिर जैसे हमारा ट्रेड है वो फिर उसका जब फ़ायदा उठा लेता है, क्योंकि ट्रेड है वो जो सस्ते दामों पे खरीद के मार्केट में महंगे दामों पे बेच देता है। तो बहुत बड़ा जो तबका है हमारे समाज का, वो चाहे वर्कर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो हमारा किसान हो, सबके ऊपर ये जो इन्फ्लेशन है वो भारी पड़ रहा है। सर, बढ़ती हुई महंगाई में अगर हम देखते हैं तो सरकार के पास लोगों को राहत देने के लिए क्या क्या गुंजाइश है, क्योंकि उत्पाद शुल्क कटौती भी अगर वो लागू अगर इसमें करती है तो क्या लोगों को इससे राहत मिलेगी? जी हाँ, अगर जैसे मैंने कहा कि आपका जो पेट्रोल डीजल है जब वो 90-95 रुपए का था तो उसमें करीब 45 रुपए का जो लागत मूल्य आ रहा था और प्रॉफिट आ रहा था, बाकी 45 रुपए टैक्स था। अगर हम वो टैक्स को कम कर दें, 45 से वो 25 कर दें तो 20 रुपए कम हो जाएगा। तो सरकार ने बीच में किया था, नवंबर के पहले इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने थोड़ा कम किया था, लेकिन उसके बाद और कम नहीं किया, जबकि वो और कम कर सकते हैं। तो जो अभी दाम बढ़ रहे हैं 15-20 रुपए से दाम जो बढ़े हैं
वो अपना टैक्स कम कर देती, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स कम कर देती, तो वैल्यू एडेड टैक्स जो स्टेट लगाते हैं वो भी कम हो जाता। तो कुल मिला के सरकार के हाथ में है कि वो पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर सकती है। दूसरा, जैसे कि जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को अगर वो बेचे तो जो आम आदमी है उसके जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो ज़्यादा उनको जो है सही दाम पे मिलेंगी, जो प्रॉफिटेरिंग चल रहा है वो नहीं होगा। तीसरा ये है कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसने अपना प्रॉफिट बहुत बढ़ा दिया है। और प्रॉफिट कैसे आप देखें तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारा जो इम्पोर्टेड आइटम जो उनका कॉस्ट बढ़ गया, लेकिन आरबीआई दिखा रहा है कि जो 1500 कंपनियों का सैंपल वो देता है कि वहाँ पे 20-24% की बढ़त हो गई है जब प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट तो तभी बढ़ता है जब आपने प्राइस ज़्यादा बढ़ाया, कॉस्ट इतना बढ़ा नहीं, तो बीच में जो फासला है, तो जो हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर वो प्रॉफिटेरिंग कर रहा है कि वो अपना प्रॉफिट काफ़ी बढ़ा रहा है, तो वहाँ पे भी अंकुश लगाया जा सकता है। फिर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर सकते हैं अगर डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करें। तो हमारा जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है, अब जब कॉर्पोरेट सेक्टर को इतना फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ पे जो आप कुछ कर सकते हैं। फिर स्टॉक मार्केट इतना डबल हो गया पिछले 2 साल में, तो स्टॉक मार्केट में अगर आप सही ढंग से वेल्थ टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह लगा दें तो वहाँ से आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्स से पैसा इकट्ठा होगा वो फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स कम करने में लगा सकते हैं, उससे फिर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सर सरकार का तो ये कहना है कि वो जो उत्पादों पर टैक्स लगा रही है उसी को वो लोगों के कल्याण में इस्तेमाल कर रही है। क्या जो ये सरकार कह रही है उसमें वाकई जनता का कल्याण हो पा रहा है? देखिए, जनता का जो आप दे रहे हैं और जो आप जनता से ले रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो सब पे लगता है। आपने जूता खरीदा, चप्पल खरीदा, कटोरी खरीदी, स्कूल का बैग खरीदा, एक कपड़ा खरीदा, सब पे टैक्स लग रहा है। तो आम जनता के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बहुत भारी पड़ता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स में वो भारी नहीं पड़ता है। और डायरेक्ट टैक्स जो है वो अमीर लोग देते हैं, जो हमारे देश में 3-4% लोग हैं जो अमीर हैं वो देते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट टैक्स बढ़ाएंगे और उससे पैसा ले लेंगे और उससे इनडायरेक्ट टैक्स आप कम कर देंगे तो गरीब आदमी को फायदा होगा। तो अभी तो क्या हो रहा है कि अगर आप जो 10 लाख करोड़ रुपए ले रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स से और उसके एवज में आप 1 लाख करोड़ रुपए गरीब आदमी को दे रहे हैं, तो 9 लाख करोड़ रुपए का तो नुकसान ही हो गया गरीब आदमी का। तो ये कहना कि हम इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं और उससे जनता का कल्याण कर रहे हैं, तो उससे बेहतर तो ये होगा कि आप डायरेक्ट टैक्स लें और इनडायरेक्ट टैक्स कम कर दें, तो जनता का ज़्यादा भला होगा। तो इसलिए मैंने कहा ना, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स को काट देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो पैसा आप लेते हैं, सरकार लेती है, वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। तो अब ये सवाल होता है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, उसको कहाँ खर्च करेंगे और किस प्रायोरिटी से आप जो टैक्स उठाएंगे। तो प्रायोरिटी जो है वो सरकार की दिख रही है कि वो प्रो बिजनेस है। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स रेट काट दिया, जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर का तो मतलब प्रॉफिट बहुत बढ़ रहा है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उससे जनता को तो फायदा नहीं हो रहा, उसको तो उल्टा नुकसान हो रहा है क्योंकि उसके दाम बढ़ जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार की जो अभी की नीति है, जो कह रहे हैं कि हम टैक्स ज़्यादा लेके जो जनता को दे रहे हैं, तो उल्टी बात कर रहे हैं। क्योंकि वो जब इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं तो जो जनता है उसको जितना फायदा पहुंच रहा है वेलफेयर स्कीम से, उससे 10 गुना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। इसी के साथ एक सवाल जो बार-बार ज़हन में आता है वो क्या ये है कि महँगाई से राहत देने के लिए सरकार के पास क्या ऐसी कोई ऐसी नीति नहीं है जो गरीब लोगों में, जो कि बिल्कुल एक लाइन से नीचे वाली लाइन में आते हैं, उन्हें उन्हें को कोई उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेजकर उनको मदद कर सके, ताकि इस महँगाई के दौर में उन्हें किसी तरह की मदद मिल पाए? देखिए, मेरा मानना है कि जो आम जनता है उसको नौकरी चाहिए, उसको प्रोडक्टिव काम चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि जब क्राइसिस हो, जैसे कि पैंडेमिक के दौरान काम ही नहीं था, उस समय तो सरकार को पैसा देना ही पड़ेगा। पर जब नॉर्मल जो टाइम हो तो उस समय उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए प्रोडक्टिव काम जो जनरेट करने के लिए। क्योंकि जो आदमी है जो काम कर रहा है, उसको डिग्निटी भी चाहिए, पैसा ही नहीं चाहिए, डिग्निटी भी चाहिए। अगर आप मुफ्त में पैसा देंगे तो डिग्निटी नहीं आती है। अगर आप प्रोडक्टिव काम देंगे तो डिग्निटी भी आएगी, काम भी होगा, पैसा भी होगा। और जब वो पैसा कमाएगा तो अपने ढंग से खर्च करेगा। अभी तो क्या है, सरकार कह देगी कि भाई हम कोई लैपटॉप प्रॉमिस कर रहा है, तो कोई साइकिल प्रॉमिस कर रहा है, तो कोई मोबाइल फोन प्रॉमिस कर रहा है। पर जो आम आदमी है उसकी प्रायोरिटी हो सकता है कुछ और हो। उसकी प्रायोरिटी में ये ना हो कि मैं साइकिल खरीदूंगा या मैं लैपटॉप ले लूंगा या ये है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स जो हैं
जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो तो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो दिया जा रहा है वो प्रोडक्टिव कामों में लगाना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति को प्रोडक्टिव काम मिले। और जब प्रोडक्टिव काम मिलेगा तो उसको डिग्निटी भी आएगी, उसके पास जो हाथ में आमदनी आएगी वो सही ढंग से खर्च भी कर लेगा। असल में चक्कर ये है कि एक कैपिटलिज्म का क्राइसिस है, और ये वर्ल्ड बैंक ने भी रिकग्नाइज किया था कि जो उनकी नीतियां हैं, जो जिनको न्यो लिबरल नीतियां बोलते हैं, उनसे गरीबी बढ़ती है, उनसे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है। तो इसलिए जब 1980s में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि सेफ्टी नेट की जरूरत है, तो सेफ्टी नेट का मतलब है कि लोग नीचे जो गिरेंगे, उनकी आमदनी कम होगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी नेट की जरूरत है। तो इसके चलते हुए यूपीए 1 के दौरान हमने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रूरल एरियाज में, और ये सारे काम हमने किए। तो ये पैलिएटिव है, इनसे समाधान नहीं निकलता, क्योंकि ये समाधान तो तब निकलेगा जब आप नौकरी देंगे, जब आप नौकरी पैदा करेंगे, लोगों के हाथ में लिविंग वेज देंगे। अभी लिविंग वेज नहीं मिल रही है लोगों को, खासकर जो असंगठित क्षेत्र वाला है वो तो मतलब बड़ी बुरी हालत में रह रहा है। शहरों में अगर आप देखें तो एक कमरे में 5 लोग रह रहे हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है स्वच्छ, उनके पास जो है खाने पीने के साधन पूरे नहीं है। अभी पैंडेमिक के दौरान 90% वर्कर्स ने कहा कि उनके पास इतना बचत नहीं है कि वो एक हफ्ते का सप्लाईज खरीद सके, इसीलिए भुखमरी हो गई, इसीलिए इतने बड़े लेवल पे पलायन हुआ। जो भारत में हमने देखा लाखों करोड़ों लोग जो सड़कों पे गर्मी में बच्चों को लिए, सामान लिए सैकड़ों मील जो है पैदल चलने को तैयार थे, वैसा आपने और किसी देश में नहीं देखा। तो हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र वो इतना बड़ा है और इतनी खराब हालत में है, तो उसकी वजह से उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। तो हमें रोजगार पैदा करना सबसे अहम है, और रोजगार में लिविंग वेज देना अहम है। जब हम लिविंग वेज देंगे तो व्यक्ति को खुद अपना जो खर्च कैसे चलाना है, घर कैसे चलाना है, अपने आप वो निर्धारित कर लेगा। अगर हम सिर्फ पैसा हाथ में दे देंगे, है ना, तो वो उससे डिग्निटी नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि वर्ल्ड बैंक ने अब रिकग्नाइज कर लिया है कि हम रोजगार नहीं पैदा कर पा रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस प्रकार की है, जो नई आर्थिक नीतियां हैं न्यू लिबरल पैराडाइम में, वो नौकरी नहीं जनरेट कर रही हैं, संगठित क्षेत्र में नौकरी नहीं आ रही हैं। तो वर्ल्ड ओवर वो कह रहे हैं कि जो इनके पास आमदनी नहीं है उनके हाथ में डायरेक्टली हम पैसा दे दें। तो ये दिखा रहा है कि कैपिटलिज्म का क्राइसिस और बढ़ता जा रहा है। पहले तो सिर्फ सेफ्टी नेट की बात थी, अब वो कह रहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दो, सीधे सीधे पैसा लोगों के हाथ में दो। तो ये कैपिटलिज्म का क्राइसिस है जिसमें समाधान नहीं है, ये सिर्फ पैलिएटिव है, मतलब कि सिचुएशन और ना बिगड़े, सोशल एक्सप्लोजन और ना हो, उसके लिए ये एक समाधान है। तो जैसे अमेरिका में अमीर लोग हैं, अमीर लोगों ने कहा, वॉरेन बुफे साहब ने कहा, जो बिलियनर हैं, जो तीसरे चौथे नंबर पे बिलियनर है दुनिया के, तो उन्होंने कहा था 2011 में कि जब तक अमीर ज्यादा टैक्स नहीं पे करेंगे कैपिटलिज्म में क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा। और उनको फिर अमेरिका के अमीर लोगों ने, फ्रांस के अमीर लोगों ने, जर्मनी के, इटली के, सब ने उनको सपोर्ट किया। तो मैंने एक लेख लिखा था कि यूरोपियन रिच वांट टू पे मोर टैक्सेस, व्हाट अबाउट द इंडियन रिच? इंडियन रिच नहीं ज्यादा टैक्स देना चाहते हैं। ये बात वॉरेन बुफे साहब ने 2018 में दोबारा रिपीट की, और अभी पैंडेमिक के दौरान 2 महीने पहले फिर वो बात रिपीट हुई। तो जब तक कि समानता नहीं आएगी, जब तक कि इक्वालिटी की तरफ हम नहीं जाएंगे, तब तक ये कैपिटलिज्म का क्राइसिस और बढ़ जाता है। तो इसलिए इक्वालिटी लाना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी सरकार की नीतियां हैं कि वो इनइक्वालिटी क्रिएट कर रही है। वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनको सपोर्ट कर रही है, उनमें बढ़त हो रही है। एक हमारे जो बिलियनर हैं उनकी $40 बिलियन की जो वेल्थ बढ़ गई एक साल में, मतलब उतना रिकॉर्ड मतलब कहीं और इंडिया में नहीं हुआ किसी का। तो कुल मिला के ये जो स्थिति है, जो आज की नीतियां हैं, उनके चलते हुए जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, उससे हमारा क्राइसिस और बढ़ रहा है। सर, इसमें एक सवाल मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि श्रीलंका की तरफ जब हम देखते हैं, चाहे वो धार्मिक एंगल को लेकर हो या श्रीलंका की इस वक्त जो क्राइसिस है, क्या भारत उस ओर तेजी से बढ़ रहा है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बार बार जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं वहां भी महंगाई है, और जब हम श्रीलंका की तरफ देखते हैं तो वहां पर भी हमें यही स्थिति दिखाई देती है। क्या भारत तेजी से उसी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है कि इसके 2 पहलू हैं। हाँ, एक तो पॉलिटिकल और सोशल है, और दूसरा इकोनॉमिक है ना। तो जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है या नेपाल की अर्थव्यवस्था है, वो बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है। वहाँ पे टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, वहाँ पे मतलब जो और इंपोर्ट करते हैं खाने पीने की चीज़ें, और फिर जो डीजल पेट्रोल वगैरह, मेडिसिन वगैरह, है ना। तो वहाँ पे दूसरी परेशानी हुई कि उन्होंने ऑर्गेनिक फूड की तरफ जो शिफ्ट कर दिया बिना तैयारी किए।
तो उसके चलते हुए उनका बहुत ज़्यादा है, जब फूड की शॉर्टेज हो गई, फिर टूरिज्म उनका कोलैप्स कर गया पैंडेमिक के दौरान, तो सारी फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग कोलैप्स कर गई, तो उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर गया। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस समय $600 बिलियन के ऊपर है। तो उस तरह की आर्थिक हालत तो अभी नहीं है, हालांकि बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, पर उतना जो ऐसे कोलैप्स हो रहा है श्रीलंका में, वो अभी हमारी स्थिति नहीं है। लेकिन सोशल और पॉलिटिकल प्लेन पे तो स्थिति हमारी भी बिगड़ती चली जा रही है। वहाँ पे जो सोशल पॉलिटिकल रीजंस थे, जिससे आपस में कम्युनिटी में टकराव हो गया था, उससे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बिगड़ जाता है। उसी तरह हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बिगड़ रहा है। तो ये जो सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, वो हमारे भी उसी तरह के जैसे श्रीलंका में हैं, तो वो एक डेंजर का सिग्नल है।